बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के मजबूत होने के लिए उसके सियासी तौर और मुआशी तौर पर मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुल्क पाकिस्तान ना तो सियासी तौर पर मुस्तहकम है, ना ही मुआशी तौर पर मुस्तहकम है। किसी भी जमहूरी दौरे हुकूमत में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान हम आहंगी होती है, तमाम तर मुल्की मसाइल को मिलकर हल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अपोजिशन और हुकूमत अभी तक किसी भी मामले पर एक पेज पर आते हुए नज़र नहीं हमें आए। और पाकिस्तान में अपोजिशन का क्या किरदार है इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म था उसका शराजा बिखर चुका है। उसमें दो बड़ी अहम जमातें थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात थी जिसमें मुल्क में एक नारा बुलंद किया था, रोटी कपड़ा और मकान को, उसके बाद अवाम को उम्मीद मिली थी। सिंध में बहुत ज़्यादा काम किया। और अभी हम बात करेंगे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार के हवाले से भी, मुल्क में सियासी रवैया जो चल रहा है उस हवाले से भी, और साथ ही साथ न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया में तमाम ममालिक को कैसी वबा का सामना है कोविड-19 का, इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीडीएम, हुकूमत का क्या रवैया होना चाहिए, अवाम मजीद क्या कर सकती है, जो मुल्की सिचुएशन इस वक्त चल रही है इसमें कौन कौन से खतरात मजीद दरपेश हो सकते हैं मुल्क को, इस सारी सूरत पर बात करने के लिए आज मेरी खसूसी तौर पर नशस्त है सेनेटर रहमान मलिक साहब के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, साबिक वजीर दाखिला भी रह चुके हैं, निशान इम्तियाज सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया इन्हें। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, सियासी तौर पर सारी सूरत पर आते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये जो वबा कोविड-19 चल रही है, इस पर आपने किताब लिखी, उसमें आपने एक असेसमेंट दी थी तीसरी लहर के हवाले से। अब जो तीसरी लहर चल रही है वो बिल्कुल वैसे है जिस तरह से आपने अपनी किताब में असेसमेंट दी थी। बाकायदा तौर पर आपने एक 37 पॉइंट लिखे थे कि तीसरी लहर आएगी, उसमें ये सब कुछ होगा। सबसे पहले तो उस बुक के हवाले से, और फिर आपने ये जो असेसमेंट दी और वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है, किन बुनियादों पर ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे नाज़रीन को सलाम कह लेने दें। एक वतीरा भी है और तरीक़ाकार भी है, और आपने जो प्रियम्बल दिया बड़ा अच्छा दिया। कौमें जब तक मुत्तहिदा नहीं होती, एक उनमें यूनिटी नहीं आती, वो आगे नहीं बढ़ती थी। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए कि इसमें जो अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे नहीं है। और मैं जब से इमरान खान साहब हुकूमत में आए, मैं हमेशा उनको ये एडवाइस करता रहूँ कि कलेक्टिव सोच के साथ चलें और बैठ के वो इश्यूज़, वो क्राइसिस, वो ऑल दोज मैटर्स विच आर कंसर्निंग विद आर गवर्नमेंट, विद आर पीपल, और उनकी बेहतरी के लिए और कॉमन मैन की बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए, आपको सब बैठ के एक 4 पॉइंट एजेंडा, इवन 3 पॉइंट एजेंडा, उसे मिल के फिर एक रोड मैप बनाएं, नेशनल रोड मैप, फिर आगे चलें। और अभी मैंने चंद दिन पहले ही कहा था कि अभी ये जो इस वक्त पैनिक चली हुई मुल्क में, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कोविड वाला मामला जो भी आपने उठाया है, तो कई अच्छा होता है कि सारे इकट्ठे बैठ के तो इसको सोच के इसका हल निकाल लेते। हैविंग सेड सो, ये क्वेश्चन मुझे और भी बहुत जगह से आया जिन लोगों ने किताब पढ़ी दुनिया में, क्योंकि ये अमेज़ोन में किताब है, मेरा पहला पॉलिटिशियन, जिसकी 4 किताबें इस वक्त अमेज़ोन में पढ़ी जाती हैं और मुझसे सवाल भी किए जाते हैं। बेसिकली देखें, मैं एक सियासतदान हूँ या एक सिक्योरिटी का बंदा हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन समझने की तो कोई भी कोशिश कर सकता है। तो जब ये वायरस आई तो उस वक्त मुझे सबसे पहले जो मेरे जहन में आया कि कोविड नेशनल सिक्योरिटी को हिट कैसे कर सकता है, तो उसको लेके फिर मैंने इसकी तहकीक शुरू की। और बहुत ज़्यादा तमीद बांधने के बजाय मैं ये कहूँगा कि देखिए, दो किस्म की बीमारियाँ होती हैं जिस्म में, एक बैक्टीरियल होती है, एक आपकी वायरस होती है। बैक्टीरियल जो होती है वो एक ख़ास हिस्से पे एक्ट करती है, अगर आपके पेट में है तो वो आपकी टांग पे नहीं असर करेगी, लेकिन वायरस एक ऐसी चीज़ है जो किसी जगह भी हिट कर सकती है। मैं अभी तक इसको डिस्प्यूटेड समझता हूँ कि ये जो वायरस है मैन मेड है या नेचुरल है। इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि ये मैन मेड है या ये नेचुरल है, मेरा ये एक फैक्ट है जहन में भी, जो मैंने लिखा भी, कि ये एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो कि एक्चुअल वायरस की तरह है। जैसे आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 में दुश्मनों ने एक दूसरे पे स्मॉल पॉक्स की वायरस बना के तो मारा था, और इसी वजह से 1975 में एक पैक्ट आए जिनीवा में, बायो वायरस एंटी बायो वॉर अफेयर, जिसमें कि आप कोई भी वायरस नहीं बना सकते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस पर अमल हुआ। कोई भी मुल्क अपने स्टेटमेंट जो है हर ईयर देनी होती है वो नहीं देता। इसमें जो चीज़ मैंने अभी की वायरस की बात, तो वायरस जो है म्यूट होती रहती है, यानी कि
अपनी शक्ल बदलती रहती है। आप ऐसी समझ लें कि जो कहानियाँ बड़ी हुई हैं हमारे बच्चों को भी सुनाती रहती है माएँ चुड़ैल की, कि चुड़ैल अपनी शक्ल बदलती रहती है। तो आप समझ लें कि ये कोरोना इज़ लाइक अ चुड़ैल। आपने रिसर्च बेसिस पे ये सारा रिसर्च, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये पहले आई थी तो क्योंकि इसकी मैंने रिसर्च पढ़ी हुई थी और मैंने इसको चैलेंज भी किया हुआ था, तो इसलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की हुई थी। तो मैं ये बड़े सेफली कह सकता था कि ये म्यूट होगी, इसलिए मैंने सेकंड वेव की प्रेडिक्शन वो पूरी हुई। और मैंने ये भी कहा 37 पॉइंट्स दे के फॉर गॉड सेक हॉस्पिटलों की कैपेसिटी बढ़ा दो, ऑक्सीजन ज़्यादा ले लो, वेंटिलेटर ज़्यादा ले लो, वैक्सीन पूरी पाकिस्तान को कराओ, लेकिन इनको ख्याल नहीं आया। अच्छा, आपने यूनाइटेड आप इसमें देखिए थर्ड वेव जो है ये अब म्यूट हुई है, इट्स बिकमिंग डेंजरस। और मैं अभी आपके प्रोग्राम में फॉर द फर्स्ट टाइम से कि जो मेरी रिसर्च कह रही है इट मे गो टू द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज जो है हो सकता है इससे कम हो, लेकिन ये इस तरह बतरीज सक्सेसिवली या ज़्यादा होगी या कम होगी। लेकिन दुनिया में हिस्ट्री में जो वायरस आखिर ख़त्म हुई हैं कुछ सालों के बाद, तो वो डाइल्यूट होते होते अपनी शक्ल बदलते हुए इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि फिर वो बॉडी पे असर नहीं कर सकती। मेरी दुआ ये है कि थर्ड वेव के बाद ये वायरस इतनी कमज़ोर हो जाए कि पूरी दुनिया में इसका असर ज़ायल हो जाए। लेकिन जिस तरह इंडिया पे अटैक हुआ है, हमें उससे सबक सीखना चाहिए, हमें SOP ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि डिस्टेंस मेंटेन कर सकें, हमें कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी जो है। अच्छा, अभी जो तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, हुकूमत ने तमाम तरह इक़दाम लिए, SOP से अमल दरामद करने का कहा, पहले मुकम्मल लॉकडाउन में गए थे पहली लहर में, अभी भी मुकम्मल लॉकडाउन के इंदिया दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ बड़ा एक अहम फैसला किया हुकूमत ने कि फ़ौज तलब कर ली है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? सर बात यह है कि मैंने इन्हें जब शुरू में ही कहा था कि लॉकडाउन कर दे, और इन्होंने एक नया नाम निकाल दिया स्मार्ट लॉकडाउन। आइदर देयर लॉकडाउन आइदर नो लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन एक महल्ले में कर लें, 4 गलियां की खुली छोड़ दें, सारे बच्चे चले जाएंगे दूसरी तरफ। तो स्मार्ट लॉकडाउन एज ए नो रेमेडी। तो इसके लिए शुरू में तो लॉकडाउन की ज़रूरत थी। अब इसमें पूरी आवाम को ये बावर करने की ज़रूरत है, फोर्सिंग कराने की ज़रूरत है कि वो मास्क पहने, और मास्क के साथ साथ उनको ये भी चाहिए कि जो प्रिकॉशनल मेजर्स कहे गए हैं वो सारे लेने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर पहले मैं अभी निकल के गया था किसी जगह, मैंने फतह कहना था, मेरे दोस्त किसी की वालदा की डेथ हो गई थी। तो जो मैं रास्ते में एक चीज़ नोट कर रहा था, एक बाज़ार से भी मैं गुजरा गाड़ी में, कोई परवाह नहीं किसी को कि कोरोना है। और फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत से लोगों से मेरी इंटरेक्शन आज से 1 महीना पहले हुई। ओ मलिक साहब की कह रहे हो छोड़ो पाना केड़ा कोरोना, दी ज़ुकाम दी किस्म है, ठीक हो जाता, छोड़ो तुसी एवं गवर्नमेंट वाले तो तुसी पाकिस्तानी साढ़े नहीं, मैं नहीं, वी आर नॉट अ सीरियस नेशन बाय नेचर। हम नुकसान करा लेते हैं और वो एक्ट जो है पहले कर जाते हैं, सोचते बाद में है। तो आई होप कि गवर्नमेंट इस पर अमल कराने के लिए फ़ौज के अलावा अपने भी कुछ असर सूख इस्तेमाल करें। अब प्रॉब्लम हमारा ये कि हम जब भी किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम अपनी डिफेंस फोर्सेस को ले आते हैं। तो जब ये डिफेंस फोर्सेस पे हम इतना डिपेंड करते हैं तो वो पॉलिटिशियंस और वो जो फोर्सेस हैं जो कि पता नहीं मुझे कहाँ से वो लेते हैं वो लाइन, जो फ़ौज को गालियाँ देते हैं उनको ख्याल नहीं आता कि दिस द सेम फोर्स विच इज़ प्रोटेक्टिंग अस नॉट ओनली द बॉर्डर्स बट लोकली आल्सो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर रूल ऑफ लॉ मेरे मुल्क में होता, आपके मुल्क में होता, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता, तो शायद ये कोविड वाली चीज़ जो है इसको भी रूल ऑफ लॉ के तहत ही हम कंट्रोल कर सकते थे। क्योंकि जब किसी को फियर ऑफ लॉ है ही नहीं है तो वो SOP क्यों फॉलो करेंगे। तो मैं समझता हूँ जब तक हमारे मुल्क में जब तक हम रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम किसी की तरफ तरक्की की तरफ जाएंगे या हमारे अपने मसाइल का हल देंगे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। गुफ्तगू के सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रहमान मलिक साहब, अच्छा, साइमल्टेनियसली हम बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं। जिस तरह से आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम मुआशी तौर पर बात करें तो कर्ज़ों पर कर्जे लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ सियासी तौर पर हम मुस्तहकम नहीं है, महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन में है, किस किस्म के खतरात में हम घिरे हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो मुझे इस वक्त डेंजर जोन जिसे कहते हैं, रेड जोन, वो नज़र आ रहा, वो है इकॉनमी। हम इकॉनमी में बहुत नीचे जा चुके हैं। मिनिस्टर जितनी मर्जी अपनी बातें करें, हमने 4-5 माशाल्लाह तब्दीली ला के फाइनेंस मिनिस्टर भी चेंज कर दिए। नए मिनिस्टर साहब हमारे आए हैं, शौकत तरीन साहब मेरे साथ रहे हैं। फेडरल मिनिस्टर था जब इंटीरियर का, तो वो फाइनेंस के थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाब करे। लेकिन जो उसकी किटी में कुछ है ही नहीं है, वो चलाना ही कर्ज़ों में है। 400 मिलियन आपने अभी और लिया है बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए, सिर्फ एक प्रोविंस का, KPK का। अब सिंध भी मांगेगा, पंजाब भी मांगेगा, फेडरेशन भी ज़रूरत है। आपने ऑलरेडी 500 मिलियन लिया वहाँ से IMF से, और उसने आपके साथ इतनी कंडीशन सख्त कर दी कि अभी महंगाई चलती जा रही है। आपकी जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऊपर जा रहे हैं, बाज़ार में चले जाए, रोज़ों में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई खुदा का खौफ होगा, कुछ महंगाई कम होगी, वो नहीं हो रही है। महंगाई ज़ोर पे, इन्फ्लेशन पूरी ऊपर जा रही है, रुपया डिप्लीट हो रहा है, आपका ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, एक्सपोर्ट नीचे चली गई। तो अब के पास कौन से इंडिकेटर्स हैं? और अगर इसके अलावा कोई इंडिकेटर दुनिया का है तो मुझे, जो फाइनेंस वाले हैं या हुकूमत वाले, मुझे बता दें, मैं उसके भी स्टडी कर लेता हूँ। लेकिन एज़ पर माई इंफॉर्मेशन ऑफ टुडे, हमारी इकॉनमी डाउन जा रही है। मैं आज भी देख रहा हूँ कि रुपया और डिप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। जब 100 पे था तो मैंने कहा 15 पे जाएगा, 120 पे जाएगा, 25 पे जाएगा, 30 पे जाएगा, और 50 पे मैंने हाथ खड़ा कर दिया था। इसके बाद मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि शायद लोग के मलिक साहब डरा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर उठे, कह ले जी, मैंने कहा आप मुझे अंडरटेकिंग दे दें कि ये नहीं डॉलर पर रुपया गिरेगा, तो मैं अपनी स्टेटमेंट पे ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके तो फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं विड्रॉ की, और हुआ ये। अभी भी जो एक्चुअल रुपये की कीमत है ना, वो 170 से ऊपर है, और हमने जो कमिटमेंट की है IMF के साथ, वो 180 रुपीज़ पे कर चुके हैं, 180 टू $1। और ये सारी की सारा प्रेफर जो आपके पास आ रहा है, प्रेशर आपके FATF का, आपका IMF का, वर्ल्ड बैंक का, ये सारे प्रेशर्स एक्चुअली माउंट हो रहे हैं। उन्होंने अपना कर्जा वापस लेना है, और वो लोगों की जेबों से निकालेंगे ना। और हुकूमत अपनी जेब से तो दे नहीं सकती, वो लोगों की जेबों से निकालेंगे, महंगाई करके निकालेंगे, और हर जगह जहाँ से पैसा बन सकता है वो काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो हुकूमत चलानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी भारी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए, इन हालात में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रखे जाएं जो कि गुर्बत का खात्मा, गरीबों का खात्मा नहीं, गुर्बत का खात्मा, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए कि एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, कॉमन मैन को 2 वक्त की रोटी मिल सके। अच्छा मलिक साहब, मुआशी तौर पर तो हम तब तक मजबूत नहीं हो सकते जब तक हम सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं होते। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट का बाइकआउट किया, हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PDM में बड़ी जमातें थीं। अब सियासी तौर पर जो हमारे रवैये हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? अब शाहिद खाकन अब्बासी साहब वाला वाक़या पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन जो वाक़या हुआ है, ये जो सियासी रवैया है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए सर, बात यह है कि हम मुल्क की सियासत गैलरी के लिए करते हैं, प्रेस के लिए करते हैं। अब प्रेस वाले अगर जिस दिन गैलरी में नहीं होंगे, वहाँ पे कोई वाक़या नहीं पेश आएगा। क्यों? हम ऐसी खुशनुमाई, अपनी इतनी मशहूरी कराना चाहते हैं कि फ़लाना बंदा बड़ा बोल सकता है जी, फ़लाने बंदे ने टका के रख दिया जी, वो ऐसी तकरीर की कि हिला के रख दिया। ये हिला के रखने वाली बातें ख़त्म हो जाएं, और अगर पॉलिटिशियन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए वो काम करें जो उनका है। इनका काम है लेजिस्लेशन करना। मुझे बता दें कितनी लेजिस्लेशन की है इस हुकूमत ने। फिर आपको, यानी कि पॉलिटिशियंस को, एक आम आदमी ने इलेक्ट करके आपको पार्लियामेंट में भेजा, और पार्लियामेंट में भेज से आपसे कुछ तवक्कुआत थी उनकी कि हमारी लाइफ बदलेगी। ज़ाहिर है PTI ने तब्दीली का नारा लगाया और साथ ही सुनामी का नारा लगा दिया, तो मुझे वो दोनों काउंटर बैलेंस चीज़ें लगी कि तब्दीली अच्छाई की तरफ जा रही है, सुनामी तो एक तूफ़ान होता है,
वो तो बहा के ले जाएगा। तो मैंने उस वक्त भी इनको कहा कि भाई सुनामी का नाम लेना छोड़ दो, कहीं वाकई सुनामी ना आ जाए। अनफॉर्चुनेटली सुनामी आ गई, महंगाई की सुनामी ले लें, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भी एक सुनामी ही नज़र आती है, कोई चीज़ मुझे सीधी नज़र नहीं आती है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ इस सारी सिचुएशन में कि सियासतदान का जो आपने बात की है, जो किरदार है, अगर ऐसा ही रहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारा सियासतदानों का किरदार पार्लियामेंट में ऐसा ही रहा कि हम पार्लियामेंट के थ्रू एक आम आदमी को अगर हम रिलीफ ना दे सके तो लोगों का इत्मीनान हमसे उठ जाएगा। और मैं दुआ करता हूँ कोई इत्मीनान ना उठे। पहले ही बड़ी दफ़ा हमने ठोकरें खाई हैं और कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी ठोकर लगते हुए ये सारा सिस्टम की पाश ना हो जाए। अच्छा, ऑपोजिशन का बड़ा अहम किरदार होता है हुकूमत को बावर करवाना कि गलत फैसले किए जा रहे हैं। अवाम के लिए ऑपोजिशन बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अवाम के किरदार के लिए ऑपोजिशन एक पेज पर आई थी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब अलग हो गए हैं, कहीं ना कहीं शराजा बिखर गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब मुस्तकबिल में क्या लाहे अमल सोच रही है? सोलो फ्लाइट लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? कि वो अलाइंसेस जो कॉमन मैन के प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए बनते हैं वो नहीं टूटते। लेकिन जब पावर बेस कोई भी एक अलाइंस होती है तो वो फिर थोड़ा सा अंदर लेफ़्ट राइट होने से टूट जाते हैं। अब ये जो पावर अलाइंसेस की आप इशारा कर रहे हैं, और मुझे पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि ये जो इत्तेहाद है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से टूटा, बिल्कुल गलत। मैं इस पे किसी से ही बहस करने के लिए तैयार हूँ। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को ये राइट था कि अगर उनकी सीईसी मीटिंग ने कह दिया था हमने रिज़ाइन नहीं करने, और मैं आज आपको बताता हूँ कि ये फ़ैसला हमारा सीईसी ने किया। मैं उस मीटिंग में मौजूद था, डिस्कशन हुई, और हमारी डिस्कशन जो सीईसी की बड़ी लाइक फैमिली वाइज होती है और बड़ा खुल के बोलते हैं हम, और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको बताया जाता है। तो हमने ये देखा कि अगर हम रिज़ाइन करते हैं तो हो सकता है सिस्टम को इतना धचका लग जाए कि और चीज़ हो जाए। तो हमने कहा कि बेहतर ये है कि हम ग्रेजुअली प्रेशर बिल्ड करके आगे चलें, और इस वक्त मुनासिब टाइम नहीं है। अगर जब कोई मुनासिब टाइम आएगा कि रेजिग्नेशन एक ज़रूरत होगी सियासी सोच को आगे ले जाने के लिए, तो हम ज़रूर करेंगे। और आपने देखा कि उन्होंने कहा जी आई विल कम बैक टू यू आफ्टर गोइंग बैक टू सीएसी। हमारी सीएसी मीटिंग में डिले हुई थोड़ी सी, और डिले नेचुरल थी, जो हालात थे आपके सामने थे, और उन्होंने बग़ैर इंतज़ार किए हुए प्रेसिडेंट जरदारी साहब का वापस जाना या बिलावल भुट्टो का वापस जाना, उन्होंने उठा के हमें एक शो का नोटिस दे दिया है। कभी देखा है कि बराबर की जमात या एक इत्तेहाद हो तो वो शो का नोटिस देता है? ये क्या ब्यूरोक्रेसी थी? ये क्या प्राइमरी सेक्रेटरीट बना के बैठे हुए थे? या ये कोई थानेदार थे, एसएचओ थे, उन्होंने देखा कि ये ऐसा ही है हमारे, इनको हमने आज नोटिस देना? फॉर गॉड सेक, सियासत इसका नाम नहीं है, और सियासत ना ऐसे चलती है। लिहाजा फिर भी हमने तामल से मिला किया, और इस सीएससी मीटिंग में हमने खुल के कहा, डिस्कशन हुई, तो फैसला ये हुआ कि अगर पीडीएम माफ़ी मांग लेता है ओपनली और ये शोकाज नोटिस विड्रॉ कर लेते हैं तो हम जाके बैठेंगे। मतलब नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान माफ़ी मांग लें? हम तो फिलहाल क्योंकि नून लीग के सेक्रेटरी जनरल ने साइन किए थे तो उनको सोच लेना चाहिए था कि भाई मैं नून लीग का मेंबर हूँ, मैं अपने हद से तजावज़ ना करूँ। या तो वो सबके सिग्नेचर कराते 9 पार्टियों के नीचे और फिर बात करते। ये तो नहीं कि आप अपने आप को एक सुपीरियर पार्टी साबित करने के लिए, पीपल्स पार्टी को अंडरमाइन करने के लिए आप एक शोकाज नोटिस दे दें। फॉर गॉड सेक, आपसे ज़्यादा और पावरफुल पॉलिटिशियन पीपल्स पार्टी में अल्लाह की ज़ात बड़ी होती है, लेकिन हमने सियासत सीखी है, हमने खेली है और सियासत के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी आपको पता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपोजिशन के लिए नहीं बल्कि जमहूरियत के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो मेरा ख्याल उन सारी कुर्बानियों को सामने रखते हुए ये जो पीडीएम के फोरम से एक छोटा सा लेटर बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखने की कोशिश की गई थी, आज ही मेरी यही अपील होगी कि वो विड्रॉ किया जाए। अच्छा मलिक साहब, आखिर में आपने आर्टिकल लिखे, आपने बुक्स लिखी, आपने पूरी कोविड पर भी आपने बुक लिखी, रूल ऑफ लॉ पर भी आप बात करते हैं। पब्लिक को आप क्या बावर करवाना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम से कि आवाम को क्या करना चाहिए, हुकूमत का क्या किरदार हो सकता है, अपोजिशन का क्या किरदार हो सकता है? देखिए, इसमें जो ड्राइविंग सीट पे बंदा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त इमरान खान इज़ ऑन द ड्राइविंग सीट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
मैं आज भी एडवाइस कर रहा हूँ उनको, पहले भी एडवाइस कर रहा हूँ कि ना जो है एक तरफ फेंक दें, एंड ही शुड जस्ट कॉल ए ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग, जिसमें जो क्राइसिस हैं उसकी तफसील आगे रखें और उनकी उसमें डिस्कशन करें और उनकी राय लें और एक कलेक्टिव सोच को डेवलप करें कि नेशनल क्राइसिस के, नेशनल इश्यूज़ को डील करने के लिए हमें क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आवाम को रिप्रेजेंट करती हैं, ज़ाहिर है 22 करोड़ आवाम तो नहीं टेबल पे आके बैठ सकती, रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे। तो जब सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे और वो सही बात कर रहे होंगे और वो उसका एक तरीका निकालेंगे। अब देखें, जब हमने पहली ऑपरेशन करनी थी स्वात मालाखंड में, आसिफ जरदारी साहब और मैं उस वक्त थे, जापान में थे, तो वी हैड लॉन्ग डिस्कशन बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, तो फैसला किया कि हमने ये करनी है। तो वापस आते ही एक दिन में हमने कॉन्फ्रेंस कॉल की ऑल पार्टी, जिसमें इमरान खान साहब भी थे और बहुत से लोग नहीं करना चाहते थे। हमने राज़ी किया सबको, और राज़ी करते हुए और आपने देखा कि हमने वो एक पेज पे थे, किसी ने उसके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, सिर्फ स्टेटमेंट एक आती थी हमारे ISPR से और मिल के हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से, और वो बड़ी स्मूथली चली। अब मैं देखता हूँ ये TLP का जो मामला हुआ है, मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, प्राइम साहब कुछ कह रहे हैं, कानून को फॉलो नहीं किया गया, अब उससे निकलने के लिए कई तरीक़ेकार इस्तेमाल हुए। वाई दे हैड टू गो फॉर, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, एक करारदाद लेके क्यों गए? करारदाद होती है वो कानून नहीं होता है, वो एक मंजूर कर ली, इम्प्लीमेंट होती नहीं है वो। तो ये कानून ने अपना रास्ते से, वो सॉरी टू से ये एडहॉक अरेंजमेंट थी, जैसे आप पंजाबी में कहते हैं डंग टपाऊ, चलो जी मौका मिला निकालो इसको। तो उन्होंने अपनी शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टाइम बीइंग करते हुए ये करारदाद लेके आए, तो उससे उनको कोई फायदा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेंटर रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और रूल ऑफ लॉ पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो। 22 करोड़ अवाम की ये जमातें नुमाइंदगी कर रही हैं, तो मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि तमाम मसाइल पर एक पेज पर आना होगा। रूल ऑफ लॉ पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा मुल्क सियासी तौर पर भी मुस्तहकम होगा और मुआशी तौर पर भी तरक्की कर सकेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने